बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा ताल्लुक ऐसे घराने से है जहां 2 वक्त की रोटी के लिए सारे घर के लोगों की मशक्कत करना लाजमी करार दिया जाना इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है। मैंने गिरते पड़ते FSC मुकम्मल की और मज़ीद तालीम के लिए लाहौर का रुख कर लिया। यहाँ पहुंचकर मैंने घर से लाए थोड़े बहुत रुपए फूंक फूंक कर खर्च करने का अहद कर लिया। कई एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर, प्राइवेट कॉलेजेस और ऐसे ही इदारों का जायज़ा लिया। आखिर ये फैसला किया कि सुबह काम धंधा और नाइट क्लासेस में ग्रेजुएशन की तैयारी। जिस बिल्डिंग में मजदूरी कर रहा था वहां पर मिस्त्री के साथ एक मजदूर था जिसके साथ मेरी ड्यूटी लगी थी। वो 5 वक्त का नमाजी था। जब वो नमाज के लिए खड़ा होता तो मैं अपनी कोई बुक निकालकर रीड करने बैठ जाता। प्लाजा का मालिक भी नमाजी और परहेजगार था, इसीलिए नमाज पढ़ने वालों को कोई पाबंदी और टेंशन नहीं थी। एक रोज खान साहब ने मुझे पढ़ते देखकर मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम क्या पढ़ते रहते हो? मेरे बताने पर वो बहुत खुश हुए और मुझे मजदूरी की मद में प्लाजे की निगरानी पर मामूर कर दिया और प्लाजे में ही रहने की इजाजत भी दे दी। पहले मैं स्टेशन के बाहर 30 रुपए रात भर के लिए चारपाई बिस्तर पर किराए पर लेकर सोता था। अब प्लाजा की छत पर सीमेंट की खाली थैली जो वहां वाफर मिकदार में मौजूद थी उसके नीचे बिछाकर ऊपर लंडे से लाया पुराना गद्दा जो 200 रुपए में खरीदा था डालकर रात को सो जाता। खाने का बंदोबस्त सड़क पार खड़े कई ठेलों पर कुछ न कुछ मिल ही जाता। पराठे और चाय तो तमाम ही रात चलते रहते थे। एक पराठा और चाय का कप लेकर पेट का दोजख भरता और फिर छत पर आकर बल्ब की रोशनी में देर तक पढ़ता रहता। प्लाजे की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खाली प्लॉट पड़ा था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार और सामने की तरफ बड़ा सा गेट था। प्लॉट के अंदर इंतहाई कोने में छोटा सा खंडरात नुमा कमरा, आसपास खुदरो झाड़ियां और कई एक बड़े बड़े दरख्त थे। छत पर से उस खाली प्लॉट का सारा नक्शा साफ दिखाई देता था। कमरे में अगर कोई रहता भी था तो उसके वजूद का कोई इल्म न होने के बराबर ही था। बस मध्यम सी रोशनी नजर आती जो रात को ही दिखाई पड़ती। सारा दिन नीचे काम पर ही होने की वजह से दिन भर उस तरफ देखने की नौबत ही नहीं आई थी। दोपहर को खाने की छुट्टी या रेस्ट समझ लें, उसी दौरान मैं स्टडी कर लिया करता था। सुबह नीचे आते ही रात को साथ लाई किताब लाना मामूल बन गया था। सीढ़ियां अबूर करके ऊपर छत पर आया और गद्दे में लिपटी किताब उठा ली और जब सीधा लेटा तो गैर इरादी तौर पर मेरी नजर पीछे वाले प्लॉट पर पड़ गई। तो मेरी नजरों के सामने उस खंडरात नुमा छोटी सी इमारत में जिंदगी के आसार दिखाई दिए। कोई खातून थी जो मेरी तरफ पीठ किए शायद गोद में बच्चा लिए बैठी थी। मैं सरसरी नजर डालकर नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। रात को मैंने ऊपर आकर खाली प्लॉट की तरफ देखा तो कमरे में मध्यम सी रोशनी का एहसास हुआ, मगर अंदर जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। मैं बल्ब रोशन करके पढ़ने में मशगूल हो गया। पता नहीं कब नींद आ गई और मैं सो गया। खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में सोने का मजा ही कुछ और होता है। माहौल की सहरंगेजी में डूबा रहता तारीक रात का मंजर, चारों जानिब खामोशी का आलम और 7 मंजिला प्लाजे की छत पर पड़ा मैं तन्हा घर से दूर तंग दस्ती से उकताकर लाहौर चला आया। पढ़ाई जारी रखने और घर वालों की हेल्प, ये मेरा ख्वाब और शौक था। पता नहीं मैं सो रहा था या गुनूदगी में था। कोई इंसानी वजूद छत पर इधर उधर हरकत करता हुआ दिखाई दिया। साथ में आगे पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। फिर वो छत पर से यूं पीछे की तरफ चलते दूसरी तरफ चले गए, जैसे प्लाजा के साथ कोई दूसरी छत भी हो। मेरी ये कैफियत ज्यादा देर तक कायम न रह सकी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे जहन में वो सारा मंजर बदस्तूर जगमगा रहा था। मैंने नीचे खाली प्लॉट की तरफ देखा, वहां घुप अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर यूं ही गुमसुम बैठा रहा, फिर सब कुछ जहन से झटक कर दोबारा गद्दे पर दराज होकर सोने की कोशिश करने लगा। पता नहीं कब नींद ने दबोच लिया। सुबह झंझोड़ कर जगाने वाला प्लाजे का मुंशी था। सूरज सर पर उठाया था और मैं अभी तक सो रहा था। जल्दी जल्दी मैंने बिस्तर इकट्ठा किया, अपनी किताब संभाली और नीचे की तरफ भागा।
اجلت کے باعث نیچے خالی پلاٹ کی طرف بھی نہ دیکھ پایا، حالانکہ اٹھتے ہی میری نظر ادھر جاتی تھی۔ دوپہر تک میں اپنے کاموں میں الجھا رہا۔ جب کھانے کا وقفہ ہوا تو غیر ارادی طور پر سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ اپنا بستر سیدھا کیا اور بیٹھ کر کتاب کھول لی، مگر میرا دھیان نیچے پلاٹ کی طرف تھا۔ درختوں کی طرف سے کوئی پلک چھپکتے نکلا اور بوسیدہ سے کمرے کے اندر گم ہو گیا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ میں چھت پر سے ادھر ہی متوجہ ہوں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اس ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں کوئی فیملی رہتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والی لڑکی یا خاتون کو میں 1 یا 2 بار جائزہ لینے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے جسم کی ساخت سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ جسمانی طور پر دلکش نقوش رکھنے والی عورت ہے۔ میں جتنی دیر تک وہاں بیٹھا رہا کوئی بھی خاص بات سامنے نہ آئی اور میں دوبارہ چھت سے نیچے اتر گیا۔ 2 دن گزار کر میں گھر سے واپس ڈیوٹی پر آیا تو سب سے پہلے میرا قدم اوپر چھت کی طرف اٹھ گئے۔ اچھی طرح سے نیچے پلاٹ کا جائزہ لیا، کوئی بھی حرکت اور نہ ہی کوئی زی روح کا نام و نشان دکھائی دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس بوسیدہ گھر میں رہنے والی فیملی کے بارے میں کیوں دلچسپی لے رہا ہوں، حالانکہ مجھے ایسے معاملات میں توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں کیوں اس بارے میں پریشان تھا؟ اسی سلسلے میں 2-3 بار میرے ذہن میں آیا کہ کسی سے پوچھوں کہ ادھر کون رہائش پذیر ہے، پر میری ہمت ہی نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی، کیونکہ میرے بارے میں یہاں سب لوگوں کے بہت اچھے خیالات تھے اور میں کوئی ایسا ایشو نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ مالکان پلازا اور میرا چھت پر جانا ہی بند نہ کر دیں۔ یہ سوچ کر میں نے ذہن میں آئے خیالات کو جھٹک دیا اور یوں ہی تانک جھانک پر اکتفا کر لیا۔ کمروں کو پلستر روک کر مالکان پلازا نے ٹریس شیڈ بنانے کا فیصلہ کرتے اضافی راج اور مزدور فارغ کر دیے اور یوں میرے پاس برائے نام ہی کام رہ گیا۔ شیڈ ڈالنے کے لیے شٹرنگ اور سریا باندھنے کا ہی کام ہو رہا تھا۔ میں جب جی چاہتا باہر نکل جاتا اور مٹر گشت کر کے پلازا واپس لوٹ آتا۔ آج بھی میں کھانا کھانے نکلا تو میرا قدم پلازا کے پیچھے والے حصے کی طرف اٹھ گئے۔ کافی اونچائی سے نیچے کا منظر دکھائی تو دیا، مگر قدرے دھندلا۔ جب میں اس خالی پلاٹ کی اونچی دیواروں اور بند گیٹ کے سامنے آن کھڑا ہوا تو گیٹ کے زنگ آلودہ تالے کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہاں مکین سائیڈ والے چھوٹے گیٹ کو ہی آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ ابھی میں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اچانک سائیڈ والا چھوٹا سا گیٹ کھلنے کا احساس ہوا تو میں فوراً گیٹ سے ہٹ کر آگے بڑھ گیا۔ چاہتا تھا کہ کھلنے والے حصے کے دوسری طرف ایک خوبصورت دمکتا ہوا چہرہ مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور مڑ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے آگے کھڑا ہوا۔ جی، میں نے نگاہیں نیچی کرتے پوچھا۔ اندر آ جائیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جی، آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا میاں اور میرا بچہ بھی ہے، اس نے مسکراتی آنکھوں سے میری حیرت کو بھانپتے ہوئے جھٹ سے جواب دیا۔ تو آپ کے میاں نظر نہیں آ رہے؟ میں نے بے خیالی میں پوچھا۔ وہ دیر سے گھر آتے ہیں، صبح منہ اندھیرے ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، سارا دن ہم دونوں ماں بیٹا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے میری چوری کا راز فاش کرتے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا۔ جواب میں جھینپ کر رہ گیا اور نظریں پھیر لی۔ اندر آ جائیں، باہر کھڑا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ چند پل میں نے سوچا اور سائیڈ گیٹ عبور کر کے میں اندر چلا گیا۔ چاروں طرف ویرانی کا راج تھا۔ پورے پلاٹ میں اونچی اونچی گھاس اور بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ابھی میں ادھر ہی متوجہ تھا کہ چھوٹا سا لڑکا اندر سے باہر آ کر اپنی ماں کے ساتھ لگتا میری طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا بیٹا رامی، اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کا نام بتایا۔ میں نے برجستہ اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں بتایا، سلومی۔ خوبصورت نام ہے، میں نے تعریف کی۔ آپ ادھر آ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ سلومی نے بے ترتیب اینٹوں پر قدم آگے بڑھاتے ہوئے رومی کا بازو پکڑتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے کمرے کے اندر جانے کی دعوت دی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سلومی کے پیچھے چلتا ہوا بوسیدہ سے کمرے کے اندر آ گیا۔ دروازے کی جگہ لوہے کی چوکھٹ پر پرانا سا پردہ لگا کر دروازے کا کام کر لیا گیا تھا۔ اندر ایک چارپائی اور تھوڑے سے پرانی طرز کے کچے اور سلور کے برتن بے ترتیب پڑے تھے۔ ایسے کھڑکیوں پر پرانے پردے لٹک رہے تھے۔ دیوار میں
2 लोहे की सरियें ठोक कर उसके ऊपर लकड़ी की पट्टी पर 2-4 डब्बे रखे हुए थे। शायद चीनी पत्ती वगैरह थी। इसमें कोने में ईंटें जोड़कर चूल्हा बनाया हुआ था और पास ही कोने में सूखी झाड़ियां और घास फूस का गट्ठा पड़ा हुआ था, जो शायद प्लॉट से इकट्ठा करके इस्तेमाल में लाई थी। रामी को मैंने प्यार से उठाकर अपनी गोद में ले लिया और उसका सर सहलाने लगा। सोलोमी को मैंने चाय से मना कर दिया था। उसने भी दोबारा इसरार नहीं किया और मेरे करीब ही चारपाई पर आकर बैठ गई। आपका नाम? उसने नीम व आंखों से मेरी तरफ देखते हुए मुझसे दरियाफ्त किया। नासिर अली। मैंने अपना नाम बताते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। वो इस तरह मुझे अपनी तरफ देखते पाकर सिमट गई और रामी को मुझसे लेकर अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी कमीज ऊपर करके उसे फीड कराने लगी। सलोमी की इस हरकत पर मैं यकदम गड़बड़ा गया और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? उसने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा और कमीज को थोड़ा नीचे करते रामी का मुंह छुपा लिया। आप कब से इसी प्लाजा में काम कर रहे हैं? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। दरअसल मैं लाहौर से पढ़ने आया हूँ। मेरा खानदान इंतहाई गरीब है। सब मिलकर ही कमाते हैं तो गुजारा होता है। सोचा कि अपनी तालीम मुकम्मल करके कोई अच्छी नौकरी कर लूं ताकि अपने घर वालों को संभाल सकूं। ये कहकर मैं खामोश हो गया। इधर उधर की बातों के दरमियान सलोमी ने बताया कि जिनके प्लॉट पर हम रह रहे हैं, मेरा खावंद उनकी फैक्ट्री में मुलाजिम है। सुबह मुंह अंधेरे काम पर जाता है और शाम बल्कि रात गए वापस आता है। आपका जब दिल चाहे आप आ जाया करें। इसी बहाने मेरा भी वक्त अच्छा कट जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। सलोमी के लहजे में अपनायत और बेचारगी का दर्द भरा हुआ था। मैंने वादा कर लिया कि जब फारिग हुआ करूंगा इधर आ जाया करूंगा। मैंने भी अपने अंदर सलोमी के लिए हमदर्दी का अंसर जागते महसूस कर लिया था। रामी दूध पीते पीते सो चुका था और उसे चारपाई पर लिटाते अपनी कमीज दुरुस्त करती मेरे करीब होकर बैठ गई। उसकी आंखों की गहराई में चमकती खुद सुपुर्दगी को मैंने महसूस करते हुए वहां से उठकर जाने में ही भलाई तसव्वुर की। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। मुंशी गुस्सा होगा, बहुत देर हो गई है। मैंने बात बनाते हुए उठ खड़ा होने में ही आफियत समझी। वो भी मेरे हमरा उठ खड़ी हुई और हम दोनों पर्दा हटाकर बाहर निकल आए। दरवाजे से थोड़ा पीछे ही थी कि सलोमी ने मेरा बाजू थामते हुए इल्तिजा भरे लहजे में कहा, नासिर जी, आप आया करेंगे ना? मैंने जज्बात से बेकाबू होकर सलोमी को अपने दोनों बाजुओं में लेते अपने सीने से लगाते उसे भरपूर यकीन दिलाया। काफी देर तक हम दरवाजे के करीब खड़े रहे, एक दूसरे को महसूस करते रहे और फिर मैंने इजाजत लेकर बाहर आना चाहा। दूर तक पड़े खाली प्लॉटों के सिवा वहां कोई दूसरा नहीं था। मेरा अब सलोमी को मिलने के लिए दिल बेकरार रहने लगा। रात को मैं छत पर और वो बाहर चारपाई पर आकर बैठ जाती और हम एक दूसरे को देखते रहते। ये सिलसिला रोज बरोज आगे बढ़ता जा रहा था। रामी मुझसे खासा मानूस हो चुका था। कभी कभी मुझे इस वीराने की खामोशी से डर लगने लगता था, मगर फिर ये सोचकर मैं दिल बड़ा कर लेता कि ये औरत होकर छोटे से बच्चे के हमरा दिन रात अकेली रह रही है और मैं मर्द होकर डर रहा हूँ। मैंने सलोमी को मना कर दिया है कि तुम कुछ ना पकाया करो, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना वगैरह बाहर से ले आया करूँगा। मगर उसने मना कर दिया कि मैं आदी हो चुकी हूँ। वो रात जो खाना लाते हैं वो इतना होता है कि सुबह का नाश्ते से भी पेट भर लेती हूँ। वो तो नाश्ता फैक्ट्री जाकर करते हैं। मैं मुतमईन हो गया। अब मैं बिला रोक टोक जब दिल चाहता उसके घर जा बैठता। बड़ी खंदा पेशानी से पेश आती। 1-2 बार मैंने कोशिश की कि दोनों माँ बेटे को बाहर ले जाऊं घुमाने के लिए, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा होगा और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। जब हम आज़ादी से यहाँ पर मिल लेते हैं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। छुट्टी करके जब मैं सलोमी को मिलने गया तो उसने बताया कि मेरा बंदा मालिकों के काम से शहर से बाहर गया है। आज रात वो घर नहीं आएगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम इधर ही रुक जाओ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं चौकीदार को बताकर रात को आ जाऊंगा। मैंने उससे वादा कर लिया और वापस प्लाजा आ गया। शाम को छुट्टी करके मैं नहा धोकर तैयार होकर चौकीदार को बहाना बताकर वहां से निकल आया। इधर उधर फिरते अंधेरा फैल गया और मैं प्लाजे के पीछे वाली सड़क पर चलता हुआ सलोमी के गेट पर आ गया। वो मेरी ही मुंतजिर थी। छोटा दरवाजा खोलते ही उसने मेरा हाथ थाम कर अंदर कर लिया और कुंडी लगाते ही मेरे साथ कमरे में आ गई। चारपाई के साथ उसने ईंटें जोड़कर छोटा सा चबूतरा बनाया हुआ था जिस पर रामी बेखबर पड़ा सो रहा था। चारपाई पर बड़े सलीके से बिस्तर बिछा हुआ था। मेरे बैठते ही वो भी मेरे करीब आकर बैठ गई।
सलोमी, उसने खुद को मेरे करीब करते हुए जवाब दिया। ये पक्की बात है ना कि तुम्हारे मियाँ के आने की कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, इस बारे में परेशान ना हो, वो अक्सर कई कई रातें नहीं आता, मालिकान उसे इधर उधर भिजवाते रहते हैं। सलोमी ने मुझ पर कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में मुझे तसल्ली दी और मेरे करीब दराज हो गई। रात गए तक वो मुझ पर अपनी मोहब्बत की बारिशें बरसाती रही। तमाम रात उसका बेटा रामी पल भर के लिए भी इधर उधर ना हुआ और बेखबर पड़ा सोता रहा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह मैंने रूटीन की आदत को फरामोश कर दिया और यूं ही सलोमी से लगकर पड़ा सोता रहा। मेरा पूरा जिस्म नकाहत में डूबा हुआ था। बाहर दिन के उजाले की रोशनी पर्दों में से छन कर अंदर कमरे में नीम तारीकी का समा पेश कर रही थी। मैंने धीरे से सलोमी को खुद से अलग किया और चारपाई पर सीधा होकर बैठ गया। रामी उसी पोजीशन में पड़ा हुआ था, बिल्कुल साकित। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो सख्त झटका लगा। वो किसी लाश की तरह सर्द पड़ा हुआ था। मैंने घबराहट में सलोमी को झंझोड़ा। वो भी इसी तरह साकित महसूस हुई। मैं इसी सूरत हाल से घबराकर उठ भागने को था कि एकदम सलोमी के जिस्म में हरकत हुई। वो नीम आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। उठ गए? उसने तौबा शिकन अंगड़ाई लेते मुझे मुखातिब किया। मैंने लंबी सांस भरी और जवाबन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो सारी रात होश ही नहीं रहा। हम ऐसे ही होश उड़ा देते हैं, उसने शोखी से कहा और उठकर रामी की तरफ मुतवज्जे हो गई, जो अब करवट बदले इधर उधर देख रहा था। फिर सलोमी ने उसे उठाकर गोद में ले लिया और बेतकल्लुफी से अपनी छाती नंगी करते हुए उसके होंठों में डाल दी। अच्छा सलोमी, मैं अब काम पर चलता हूँ, दोपहर को आऊंगा। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए मेरी निगाहों में निगाहें डालते हुए मुझे खुदा हाफिज कहा। मैं मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकलकर गेट की तरफ बढ़ गया। मेरे जिस्म से जैसे जान निकली पड़ी हो, इस तरह की कैफियत थी मेरी। बड़ी मुश्किल से मैं प्लाजा तक पहुंचा। मुंशी चाय पी रहा था। मुझे देखते ही उसने दूसरे कप में चाय डालकर मुझे दे दी। मैंने शुक्रिया कहते हुए कप उठा लिया। चाय पीने से मेरी तबीयत की सुस्ती में कुछ कमी आई और मैं उठकर ऊपर टेरेस की तरफ चल पड़ा। सारा वक्त मैं बेदिल सा होकर बैठा रहा। मेरा सारा जिस्म थकावट से चूर चूर हो रहा था। इसके साथ साथ सलोमी के साथ गुजरा वक्त मुझे बड़ा ख्वाबनाक महसूस लग रहा था। दोपहर को तो मुझे टाइम न मिला। शाम को छुट्टी करके मैं सलोमी को मिलने पहुंच गया। दोनों बड़े पुरतपाक से मिले। मैंने रामी को उठाकर गोद में लिया और दूसरे बाजू से सलोमी को अपने साथ लगाकर खैर खैरियत दरियाफ्त की और उसके मियाँ के बारे में पूछा। जवाब में उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, उसने जाते हुए कहा था मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे वापसी पे। ये कहते हुए उसने शौक निगाहों से मेरी तरफ देखा और मुझे लिपटते हुए कमरे में आ गई। उस चबूतरे नुमा बड़े से थड़े पर काफी कुछ पड़ा था, फ्रूट, दूध, बोतलें, कोक वगैरह। आप बाजार गई थी? मैंने सामान देखकर दरियाफ्त किया। जी हाँ, कल रात आपकी खिदमत न कर सकी। मुझे खुशी के मारे कुछ याद ही नहीं रहा। मैंने तो पेट भर खा भी लिया है। अब ये सब कुछ आपका है। मैं भी आपका साथ दूंगी, मगर जब मुझे भूख लगी तब। उसने काफिराना अदा से कहा। तो आज भी मुझे आपका मेहमान बनना होगा। मैंने उसका इरादा भांपते शरारत भरे लहजे में कहा। आपका दिल नहीं चाहता मेरे पास ठहरने को? सलोमी ने रूठने वाले अंदाज में मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बरजस्ता पूछा। अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। मैंने उसका मूड बहाल करने की कोशिश की। फिर हम दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए। सलोमी, एक बात कहूं? हाँ, 2 करो। वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई। अगर आपका मियाँ अचानक आ गया और उसने मुझे देख लिया तो क्या बनेगा? मेरे लहजे का डर महसूस करते हुए मुस्कुराई और बोली, मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम मुझे फारिग कर दो। मैं नासिर साहब को नहीं छोड़ सकती। उसके लहजे में ठहराव महसूस करते हुए मैंने अपने अंदर एक तरह का हौसला बढ़ाया। रात भर हम दोनों दुनिया से बेनियाज अपने आप में गुम रहे। रामी को सलोमी ने उसी तरह उस चबूतरे पर लिटा दिया और वो तमाम रात बड़ा सुकून से सोता रहा और हम दोनों उसकी फिक्र से आज़ाद पड़े रहे। सुबह उठकर मैं प्लाजा आ गया और अपने काम में मसरूफ होकर सलोमी के ख्यालों में खोया रहा। ये सिलसिला मुसलसल 2 माह जारी रहा। अब मेरे अंदर सलोमी की सांसों की तरह चलती थी। मैंने उसे दोबारा कहा, हम यहाँ से भाग चलते हैं, मैं किसी दूसरे शहर तुम्हें ले जाऊंगा। उसने इनकार ना किया, मगर ये कहकर मुझे मुतमईन कर दिया कि जैसे काम चल रहा है इसे चलने दो, जब कोई मसला बना तो यही कर लेंगे।
शेड की छतें मुकम्मल हो चुकी थीं और मालिकान ने काम बंद करवा दिया और मुझे भी वहां से फारिग कर दिया। ये बात मैंने सलोमी को बताई तो उसने ये कहकर मेरी हिम्मत बंधाई कि इतना बड़ा शहर है, किसी और जगह काम तलाश कर लो। ठीक है, मैंने उसकी बात की तायीद की और मजदूर अड्डे पर आ बैठा। यहाँ कोई न कोई काम मिल जाता था। शाम को मैं काम से वापस आकर जब सलोमी के घर मिलने आया तो वहां कुछ लोग काम कर रहे थे। वो खंडरात नुमा कमरों को मस्मार करने में मसरूफ थे। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा कि सलोमी और रामी इधर ही होंगे, मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई न दिए। अभी मैं इसी उधेड़पन में घिरा हुआ था कि एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। हाँ जी, क्या मसला है? सवाल करने वाला बड़ा बारोब सा बंदा था। जी, वो यहाँ जो इस मकान में रहते थे वो किधर गए? अरे भाई, यहाँ जो रहते थे वो तो ऊपर चले गए। हाँ, माँ और बच्चे को कत्ल करने वाला जेल में है, उससे मिल लो जाकर। 4 साल हो गए इस वाक़े को, पता नहीं उसे सदाए मौत हो गई है या उम्र कैद। अगर काम चाहिए तो तुम कल आ जाना मजदूरी के लिए। वो कहता हुआ दोबारा वहां काम करने वालों की तरफ घूम गया। मैं उसके मुंह से ये जुमला सुनकर सख्ते में आ गया था कि माँ और बच्चे को उसके खामन ने कत्ल कर दिया था और खुद जेल में था। मैंने लरसते कदम जो आगे बढ़ाए खुद को बड़ी मुश्किलों से घसीटता हुआ वहां से निकाला। तो क्या मैं इन खंडरात नुमा कमरे में इतने माह से किसी रूह के हिसार में था? इस वाक़े के बाद से जैसे मुझ पर गशी सी तारी हो गई थी और फिर मुझसे उस शहर में रहा न गया। आज मैं कराची में एम्प्रेस मार्केट के करीब रहता हूँ। और हाँ, मज़े की बात बताऊं, सलोमी और रामी अक्सर मुझसे यहीं आकर मिल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।